Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. So आज है 29th of March और आज की दोनों न्यूज़पेपर की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस है उनको हम देखेंगे। आज का न्यूज़पेपर बहुत ही कंटेंट हैवी है इंक्लूडिंग बोथ हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस, बट द गुड थिंग इज कि अगर आप कोई भी एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो करीब करीब आपकी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर हो रही हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। और पहली न्यूज़ जो आज हम देख रहे हैं फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस की भी फ्रंट पेज न्यूज़ ही है, विच इज द वेरी रिसेंट अ डेवास्टेटिंग अर्थक्वेक विच जस्ट अकर इन म्यांमार। म्यांमार के अंदर में अभी कल ही आपका एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 है। तो अगर आपको ये समझना है कि कितना बड़ा अर्थक्वेक है तो आप ये समझिए कि दिल्ली में अभी कभी आपने कोई अर्थक्वेक एक्सपीरियंस किया हो जिसमें आपने शेकिंग एक्सपीरियंस करी हो तो वो यूजुअली 3 मैग्नीट्यूड या 4 मैग्नीट्यूड के होते हैं। एंड ये जो 3, 4, 5 हैं ये एक्चुअल में सिर्फ एक सिंगल नंबर नहीं, यानी कि जंप सिर्फ एक नंबर का नहीं होता है। हर किसी मैग्नीट्यूड के अंदर में जो जंप होता है वो 10 टाइम्स होता है, यानी कि एक मैग्नीट्यूड, एक पर्टिकुलर अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 5 है वो 10 टाइम्स मोर डिस्ट्रक्टिव एज कंपेयर टू एन अर्थक्वेक जिसका मैग्नीट्यूड 4 है। तो आप समझ सकते हैं कि 7 जिसका मैग्नीट्यूड 7.7 होगा उसका कितना भयंकर मैग्नीट्यूड होगा, कितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा। अगर इसको कंपेयर करना है तो आप इसे कंपेयर कर सकते हैं तुर्की में जो आपका अर्थक्वेक आया था जिसके अंदर में भी मैग्नीट्यूड अराउंड 7 का था एंड वहां पे मोर देन 50,000 पीपल डाइड इन दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक। तो आप यहां पे ये समझ सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस अर्थक्वेक की कितनी ज्यादा सिवियरिटी थी। और कोई भी अर्थक्वेक कहां पे आता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है उसमें कितना डिस्ट्रक्शन होगा। फॉर एग्जांपल कि आपके जापान के अंदर में, जापान जो है इट इज वेरी वल्नरेबल टू अर्थक्वेक। हम आज अर्थक्वेक भी समझेंगे तो समझेंगे कि जापान कितना वल्नरेबल है, बट जापान जो है बहुत वल्नरेबल है अर्थक्वेक को लेके बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफी, जियोलॉजी। बट फिर भी वहां पे डिस्ट्रक्शन इतना नहीं होता है बिकॉज दे हैव हैड एक्सपीरियंसेस ऑफ अर्थक्वेक्स। और उन्होंने जो अपनी बिल्डिंग्स डिजाइन करी है, उन्होंने जो अपने घर डिजाइन करे, सारी बिल्डिंग्स को, सारे रोड्स को डिजाइन करा है वो एक्चुअल में एज पर अर्थक्वेक के जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी वजह से करा है। बट एट द सेम टाइम वहीं कोई डेवलपिंग कंट्री है, अंडर डेवलप कंट्री है, वहां पे जब अर्थक्वेक आता है तो उसका डिस्ट्रक्शन का लेवल बहुत हाई होता है, सिंपली बिकॉज कि वहां पे इतनी एक्सपर्टाइज नहीं होती है अर्थक्वेक से सेव करने के लिए। तो सिमिलरली यहां पे जो ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक आया आपका म्यांमार में, ये इतना डिस्ट्रक्टिव था कि इसने थाईलैंड के अंदर में एक बिल्डिंग थी जिसको जो एक अंडर कंस्ट्रक्शन थी, ऑल्दो इसमें कोई ऐसी बड़ी मेजर आपकी डेथ्स नहीं हुई है बिकॉज इट वाज अंडर कंस्ट्रक्शन और इतने लोग वहां पे नहीं थे, बट स्टिल यहां पर भी डेथ्स हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी दूर थाईलैंड के अंदर में अगर कोई आपका म्यांमार में अर्थक्वेक आता है और थाईलैंड में जाके आपकी बिल्डिंग है जो डिस्ट्रक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर अर्थक्वेक। और ऐसा नहीं है कि ये अर्थक्वेक सिर्फ और सिर्फ म्यांमार या थाईलैंड उधर ही फेल किया गया था, इंडिया की नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर में भी अर्थक्वेक जो है इसके जो ट्रेमर्स थे वो फील करे गए थे। हाउएवर दे डिड नॉट लीड टू एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन बिकॉज यहां तक आते आते जो अर्थक्वेक के ट्रेमर्स थे वो कम हो चुके थे। ओके, सो आज का मेरा एजेंडा ये है पहले टॉपिक में कि मैं आपको अर्थक्वेक का बेसिक समझाऊं। मोर ओवर मैं हमेशा फोकस ये करता हूं कि आपको वो पर्टिकुलर फैक्ट्स पता हो जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब एक और चीज आपको समझनी है कि म्यांमार जो है ये इंपॉर्टेंट कंट्री आपको लेकर, बिकॉज मणिपुर के इश्यू की वजह से यहां पे हमारे कॉन्स्टेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, वहां पे पहले से रकस चल रहा है एंड मोर ओवर अब यहां पे थर्ड इशू ये हो चुका है कि वहां अर्थक्वेक हुआ है एंड म्यांमार ने ओपनली बोला है इट इज आस्क्ड फॉर हेल्प फ्रॉम एनी कंट्री। कोई भी कंट्री आके हमारे हेल्प तो जस्ट जुनता सीक्स फॉरेन हेल्प, इट इज एक्चुअली आस्किंग हेल्प फ्रॉम एनीवन एंड हु वांट्स टू कम एंड हेल्प देयर। कोई कंट्री हेल्प करना चाहे तो कर दीजिए, कोई एजेंसी हमारी हेल्प करना चाहे तो कर दीजिए बिकॉज वहां पे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है। तो मॉर्निंग में जब मैंने न्यूज़पेपर रीड किया था, बिकॉज ये न्यूज़पेपर तो आपका हो चुका है, तो ऑनलाइन मैंने जब सर्च करा तो अराउंड 800 to 900 पीपल हैव ऑलरेडी डाइड। लास्ट जब तक ये रिपोर्टेड था, ये न्यूज़पेपर में आया था, तब तक द डेथ काउंट वाज ओनली 150 to 200, बट अब वो रेज कर दिया गया टू 700, 800 एंड प्रोबेबली धीरे धीरे जब न्यूज रिपोर्ट्स आती जाएंगी ये जो पर्टिकुलर नंबर है ये और भी इंक्रीज होगा। एंड स्पेसिफिकली जब कोई कंट्री पहले से किसी प्रॉब्लम में हो और वहां पे ऐसा नेचुरल डिजास्टर आता है तो उससे कोप अप कर पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो एक्चुअल में म्यांमार को अभी बहुत ज्यादा हेल्प की रिक्वायरमेंट है। ओके,
तो हम म्यांमार का जो अर्थक्वेक है उसको तो फोकस करेंगे, बट उसको समझने से पहले कि ये कौन सा अर्थक्वेक था, कहां पे हुआ था, एक्चुअल में लोकेशन भी हम इसमें देखेंगे कहां पर है एग्जैक्टली और कौन सा फॉल्ट है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट पहले हम अर्थक्वेक का बेसिक समझ लेते हैं, सिंपली बिकॉज आपके एग्जाम में इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद एन अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक क्या होता है? तो अर्थक्वेक इज बेसिकली अ नेचुरल डिजास्टर। इट्स अ नेचुरल डिजास्टर जिसके अंदर में जो अर्थ होती है इसमें शेकिंग होती है, ट्रेमर्स फील करे जाते हैं, जिससे इट इज पॉसिबल टू कॉज डिस्ट्रक्शन। अब यहां पे हमेशा याद रखना कि जब हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना को डिजास्टर कहते हैं, एग्जांपल के लिए अर्थक्वेक हुआ या सुनामी हुआ, ये डिस्ट्रक्टिव है हमारे हिसाब से, मतलब हमारे नजरिए से वो डिस्ट्रक्टिव होता है। नेचर के लिए ये सब कुछ यूजुअल है, वो एक बैलेंस बनाने का तरीका है। तो नेचर में कुछ भी डिस्ट्रक्शन अगर होता है तो हो सकता है उसका कुछ कंस्ट्रक्टिव आउटकम में निकल के आए। इट इज डिस्ट्रक्टिव फॉर अस, इसलिए हम इसे डिजास्टर कहते हैं। तो नेचर के हिसाब से, नेचर हर चीज को इक्वली देखती है, तो उसके लिए कुछ भी डिजास्टर नहीं होता, डिजास्टर हमारे नजरिए से होता है। ओके, तो जो आपका अर्थक्वेक होता है इट्स अ सडन मूवमेंट ऑन द अर्थ सरफेस जिससे आपका डिस्ट्रक्शन कॉज होता है। अब आपका जो अर्थक्वेक होता है उसके कई कॉजेस हो सकते हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट अगर कॉज देखा जाए, फॉर एग्जांपल जो ये वाला भी अर्थक्वेक था, इट वाज बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो क्रस्ट है, अर्थ के ऊपर पे जो क्रस्ट है, आपका सरफेस है, ये एक सिंगल पीस ऑफ लैंड नहीं है, एक सिंगल पीस ऑफ सरफेस नहीं है। इसके अंदर में अलग अलग ब्रेकेज है, अलग अलग ब्रेकेज है, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट कॉन्टिनेंट के फॉर्मेशन भी होते हैं। एंड बिकॉज ये पर्टिकुलर टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से भिड़ती रहती हैं, इनका मूवमेंट चलता रहता है, तो अगर ये एक दूसरे से अगर भिड़ती हैं, दो पास में है तो अगर दूर जाती हैं, या एक दूसरे से साइड बाय साइड भी टकराती हैं, साइड बाय साइड भी टकराती हैं, तो अर्थक्वेक कॉज होते हैं, और इनको ही हम कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। ओके, सो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से अर्थक्वेक्स होते हैं, उनको हम आपका टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स भी कहते हैं। Those are also known as earthquake and usually ये टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट की वजह से होता है। तो दो टेक्टोनिक प्लेट्स सामने भिड़ सकती हैं, दो टेक्टोनिक प्लेट्स दूर जा सकती हैं, और दो टेक्टोनिक प्लेट्स साइड बाय साइड भी एक दूसरे से भिड़ सकती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपका अर्थक्वेक हुआ, ये साइड बाय साइड मूवमेंट की वजह से हुआ है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। ओके, सो यूजुअली जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, दोज आर बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स। अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, दो स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं अर्थक्वेक से डील करती हुई। एक तो है एपिसेंटर और एक है आपका हाइपोसेंटर। एक होता है हाइपोसेंटर और एक होता है एपिसेंटर। सो यू नो दिस वेरी वेल कि अर्थक्वेक जो होता है वो सरफेस के ऊपर पे, एकदम ऊपर तो होता नहीं है, एयर में तो होता नहीं है, वो अर्थ के अंदर में ही होता है। और अर्थ के अंदर में कहां पे हो रहा है, उस तरीके से हम अर्थक्वेक को डिफरेंट क्लासिफिकेशंस में डिवाइड कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अगर क्रस्ट के एकदम ऊपर ही हो रहा है, वहीं पर ही हो रहा है, 10-15 किलोमीटर की डेप्थ पे ही हो रहा है, तो उन्हें शैलो अर्थक्वेक बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। हम ये भी समझेंगे क्यों होते हैं। फिर इसमें आप एक कह सकते हो कि मिडिल लेवल पे हो रहा है, और एक होते हैं फिर डीप अर्थक्वेक, डीप अर्थक्वेक। ओके, तो आप इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हो, शैलो और मिडिल एंड डीप, बट मेजरली शैलो और डीप अर्थक्वेक है जिससे हम डील कर रहे हैं। शैलो अर्थक्वेक होते हैं जो आपके 10 से 15 किलोमीटर के डेप्थ पे आपके जाके फॉर्म होते हैं, और डेप्थ ये रिमेंबर दिस इज द अर्थ क्रस्ट, और यहां से डेप्थ मैं यहां पे मेजर कर रहा हूं। और डीप अर्थक्वेक इज एनीथिंग बिटवीन 150 टू 300 टू मोर, 300 टू मोर किलोमीटर्स। अब यहां पे आपको यह समझना है कि जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं वो ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं, बिकॉज यहां पे जो मूवमेंट हो रहा है वो सरफेस के बहुत ही पास हो रहा है, सरफेस के बहुत ही पास हो रहा है। तो यहां से जो ट्रेमर्स होते हैं वो इजीली ट्रैवल कर जाते हैं सरफेस पे, बहुत इजीली ट्रैवल कर जाते हैं सरफेस पे, और उससे बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं। बट एट द सेम टाइम कोई पर्टिकुलर अर्थक्वेक अगर जनरेट हो रहा है फ्रॉम द डीप इनसाइड द अर्थ, 300 किलोमीटर, 150 या 200 किलोमीटर की डेप्थ में जाके हो रहा है, तो जब तक वो सरफेस पे आता है, वो जो ट्रेमर्स होते हैं वो अपनी एनर्जी को लूज करना स्टार्ट कर जाते हैं। इसलिए ऑलवेज रिमेंबर कि जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, जो शैलो अर्थक्वेक होते हैं, ये ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू डीप अर्थक्वेक्स। ओके, और यहां पर जो म्यांमार के अंदर में आपका अर्थक्वेक आया है, दैट इज ऑल्सो अ शैलो अर्थक्वेक,
दैट इज ऑल्सो शैलो अर्थक्वेक। शैलो का मतलब ये नहीं कि हल्का है, हल्का नहीं, वो ऊपर ही हुआ है, बिल्कुल एकदम पास में हुआ है, इस वजह से उसे शैलो अर्थक्वेक बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे मेन चीज हो गई शैलो, डीप और ये। तो अगर क्रस्ट के अंदर में कहीं पर भी कोई अर्थक्वेक डेवलप हो रहा है, तो लेट्स से अगर ये अर्थ का पूरा ये सरफेस एरिया, दिस इज द सरफेस एरिया, यहां पे बिल्डिंग्स हैं हमारी, तो जिस पॉइंट पे जहां से आपका लेट्स से कि यहां पे टेक्टोनिक प्लेट्स भिड़ी थी एकदम यहां, और यहां पे मेरा अर्थक्वेक जो है बिलो द सरफेस लेवल, यहां पे मेरा जो अर्थक्वेक है, जो पर्टिकुलर टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट है, यहां से इनिशिएट हुआ, तो इस पॉइंट को बोला जाता है हाइपोसेंटर। दिस पॉइंट इज नोन एज हाइपोसेंटर। एंड यहां से आपकी जो वेव्स हैं, अर्थक्वेक वेव्स हैं, पी वेव, सरफेस वेव्स, ठीक है, बॉडी वेव, सरफेस वेव बोला जाता है, ये इस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट कर देती है इन ऑल द डायरेक्शन। डू नॉट थिंक कि नीचे नहीं जा रहा है, ट्रेमर्स हर जगह ट्रैवल हो रहे हैं, और इस पर्टिकुलर पॉइंट के डायरेक्टली अबव, यानी बिल्कुल सरफेस लेवल पे जो पॉइंट होता है, उसको बोला जाता है एपिसेंटर। ओके, तो अभी हमने 3-4 चीजें समझ ली, शैलो अर्थक्वेक समझ लिया, डीप अर्थक्वेक समझ लिया, और यहां पे 2 पॉइंट समझ लिए कि अर्थक्वेक का जो इनसाइड द अर्थ पॉइंट है, जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, उसको हाइपोसेंटर बोला जाता है, एंड जो पॉइंट डायरेक्टली अबव ऑन द सरफेस होता है, उसको एपिसेंटर बोला जाता है, एपिसेंटर बोला जाता है। एंड हम जब बेसिकली कोई भी न्यूज रिपोर्टिंग करते हैं या कोई पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि अर्थक्वेक का हाइपोसेंटर तो कहां से पता पड़ेगा, अर्थक्वेक का एपिसेंटर आपसे पूछा जाता है, तो आपका जो अर्थक्वेक का एपिसेंटर था, जो आपकी कैपिटल है, म्यांमार में मंडले करके जगह है, उसके 17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये आपका एपिसेंटर आपका एग्जिस्ट करता था। ओके, एक और चीज यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, विच इज कि म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है। ट्राई टू फाइंड आउट म्यांमार की कैपिटल का नाम क्या है। और एक और सवाल पूछना चाहूंगा मैं, एकदम से मेरे दिमाग में आया, व्हाट वाज द अर्लियर या ओरिजिनल नेम ऑफ म्यांमार। ओरिजिनल नेम ऑफ म्यांमार, और मैं कहूंगा ये अलग क्वेश्चन है, एक है एंशिएंट नेम, और मैं ये कह रहा हूं ये जो क्वेश्चन है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। अगर म्यांमार का क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आई एम वेरी श्योर कि वो इस टाइप का क्वेश्चन पक्का से पूछेंगे क्लैट के अंदर में। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ म्यांमार, ब्रिटिश इंडिया में क्या बोला जाता था, और व्हाट इज द ओरिजिनल नेम ऑफ म्यांमार, और कैसे बोला जाता है। ओके, एंड द कैपिटल ऑफ म्यांमार आल्सो यू कैन प्रोवाइड अस। सो आई होप आपको समझ में आएगा हाइपोसेंटर क्या होता है और एपिसेंटर क्या होता है आपका। ओके, आगे मूव करते हैं। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। सो आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट्स क्या होता है। अर्थ की जो क्रस्ट है, अर्थ का जो टॉप मेन लेयर है, जो टॉप लेयर है, वो आपके प्लेट से बनी हुई, एक सिंगल आपकी यहाँ पे एक सिंगल सरफेस नहीं है, इसके अंदर में प्लेट्स में डिवीजन है, और ये 2 प्लेट्स जो होती हैं, लेट्स से अगर ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, ये एक दूसरे की तरफ भी मूवमेंट कर सकती है, दे कैन बी मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, और दे कैन बी मूविंग बिसाइड ईच अदर, एक इधर मूव कर रही है, इधर मूव कर रही है। और जब भी 2 कोई टेक्टोनिक प्लेट्स में कोई भी इंटरेक्शन होता है, उस बेसिस पे आपका यहां पे अर्थक्वेक कॉज हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि 2 टेक्टोनिक प्लेट्स अगर भिड़ रही हैं या साइड बाय साइड मूवमेंट कर रही है, वहां पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट एट द सेम टाइम डाइवर्जेंट में भी हो सकते हैं। अब वो कैसे होते हैं, तो रिमेंबर दिस, अगर पहले से 2 प्लेट्स दूर जा रही हैं तब तो उनमें नहीं हो सकता है, बट लेट्स से कि पहले 2 प्लेट्स एक साथ थी और अब ये प्लेट्स दूर होना स्टार्ट कर रही हैं, तो जब ये दूर जा रही हैं तब भी आपका यहां पे अर्थक्वेक कॉज हो सकता है। तो आपका कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और साइड बाय साइड जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं, 3 टाइप से प्लेट मूवमेंट्स में आपका ये हो सकता है। तो जब कोलाइड हो रहा है, मूव अपार्ट हो रहा है, स्लाइड पास हो रहा है, तब स्ट्रेस बिल्डअप होता है और उससे आपके यहां पे अर्थक्वेक कॉज हो सकता है। सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका हिमालयन रीजन। सो रिमेंबर दिस, आपका जो हिमालय है, आपकी जो हिमालय के माउंटेन्स है, इंक्लूडिंग माउंट एवरेस्ट, उसकी आज भी हाइट जो है वो इंक्रीज होती जा रही है, आज भी उनकी हाइट इंक्रीज हो रही है, और वो इसलिए हो रही है बिकॉज आपके जो हिमालयस हैं, ये फोल्डिंग माउंटेन्स हैं, ये टेक्टोनिक प्लेट्स के फोल्ड होने से बने हुए हैं। तो यहां पे आपकी ये एक इंडियन प्लेट है, यहां पे आपकी यूरेशियन प्लेट है, और आपकी जो ये इंडियन प्लेट है, ये यूरेशियन प्लेट में ऐसे उसको कोलाइड करती जा रही है, उसके नीचे जा रही है, और जहां से ये आपका ये वाला पोर्शन आपका जाता है, ये आपके सबसे हाईएस्ट रेंजेस ऑफ हिमालयस बनाते हैं।
हिमालयस बनाते हैं। एंड यहाँ पे जो आपका म्यांमार में अर्थक्वेक हुआ है ये एक्चुअल में इस पर्टिकुलर मूवमेंट से ही रिलेटेड है, जिसको भी हम अभी समझेंगे। यहाँ पे जो आपको ये पर्टिकुलर इसका जो एज दिख रहा है, ये जो जाके उस पर अटैक कर रहा है, वहां पे एक फॉल्ट क्रिएट हो रहा है जिस वजह से आपका अर्थक्वेक कॉज हो रहा है। ओके, सो जो आपका हिमालयन रीजन है ये अर्थक्वेक इसलिए फेस करता है बिकॉज देयर इज कॉलिजन ऑफ इंडियन प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट। यहां पे यूरेशियन प्लेट है और यहां पे इंडियन, ये दिस इज द इंडियन प्लेट, दिस इज द इंडियन प्लेट, दिस इज द यूरेशियन प्लेट, जो एक दूसरे से आपकी कोलाइड कर रही हैं, जिस वजह से हिमालयाज के अंदर में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स आते हैं। मेनी टाइम्स वी डू नॉट इवन पे अटेंशन टू इट बिकॉज वहां पे इतनी पॉपुलेशन नहीं है, तो एकदम कहीं पे अर्थक्वेक अगर आ भी रहा है तो वी डू नॉट केयर अबाउट अनलेस इट अफेक्ट्स अस। सो बिकॉज उसका सिंपल रीजन क्या है कि वो डिजास्टर इसलिए ही कहलाया जाता है बिकॉज उससे हमें हार्म कॉज होता है। अदरवाइज नेचुरल फिनोमिना, अर्थक्वेक इज अ नेचुरल फिनोमिना, वल्केनिज्म इज अ नेचुरल फिनोमिना, सुनामी इज ऑल्सो अ नेचुरल फिनोमिना, ऑल ऑफ दीज नेचुरल फिनोमिना, और नेचर के अंदर में ये बिल्कुल न्यूट्रल होते हैं। ओके, इसके अलावा लाइक आई जस्ट सेड वोल्केनिक इरप्शन जो होते हैं, तो आपका अगर कोई बहुत ही बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हो जाए तो उससे भी अर्थक्वेक कॉज हो सकते हैं। हमारे पास हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे एक सेंट हेलेना अर्थक्वेक था, वोल्केनो था, जब वो आपका एक्सप्लोड हुआ तो उस वजह से भी बहुत खतरनाक सीस्मिक एक्टिविटीज हुई थी। इसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटीज से भी आपके अर्थक्वेक आ सकते हैं, जिनको हम इंड्यूस अर्थक्वेक्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए कि अगर आप डीप माइनिंग करते हो तो इट कैन लीड टू अर्थक्वेक। डैम कंस्ट्रक्शन, तो डैम कंस्ट्रक्शन अगर बहुत हैवी बड़े डैम्स बनाए जाए और वहां पे पहले से लेट्स से कोई आपकी कोई वहां पे नीचे टेक्टोनिक प्लेट जो थी वो डोरमेंट हो सकती है, तो डैम कंस्ट्रक्शन की उसकी वेट की वजह से वो वापस से एक्टिव हो सकती हैं। सो डू नॉट थिंक कि आपने डैम कंस्ट्रक्ट कर दिया तो आप वहां पे सिर्फ बचाने का आप कुछ ना कुछ अच्छा ही काम कर रहे हो, उसका इनडायरेक्टली कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। न्यूक्लियर टेस्ट, आप न्यूक्लियर टेस्ट करते हो, अगर आप ओशन में करिए, आप सरफेस पे करिए, तो न्यूक्लियर टेस्ट से भी आपके अर्थक्वेक कॉज हो सकते हैं। एंड ऑयल एक्सट्रैक्शन ऑल्सो कैन ट्रिगर अर्थक्वेक। ऑयल एक्सट्रैक्शन से वेरी कॉमन, इट इज वेरी कॉमन बिकॉज सी सरफेस जो होता है, सी का ओशन सरफेस जो होता है वो अनस्टेबल हो जाता है ऑयल एक्सट्रैक्शन से, और उस वजह से भी आपके अर्थक्वेक्स कॉज होते हैं। इसके बाद एक और पॉइंट है फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग। तो फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग इज सिंपली कि लेट्स से कि कोई रॉक है इनसाइड अर्थ, रॉक है जिसके अंदर में फोल्ड हो रहा है, साथ में आ रहे हैं, या फॉल्ट हो रहा है, वो टूट रही है, उस वजह से भी आपके अर्थक्वेक हो जाते हैं। हाउएवर फॉल्टिंग एंड फोल्डिंग से जो आपके अर्थक्वेक्स होते हैं ये इतने डिस्ट्रक्टिव नहीं होते एज कंपेयर टू अ टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट अर्थक्वेक। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं यूजुअली। वोल्केनिक इरप्शन डिपेंडिंग ऑन कि ये कहां पे लोकेट होते हैं उस बेसिस पे। एंड ऑब्वियसली लैंडस्लाइड्स एंड एक्सप्लोजन्स, अगर कुछ भी लार्ज लेवल, एक बड़े लेवल पे लैंडस्लाइड हो या एक्सप्लोजन होता है, दिस कैन ऑल्सो लीड टू अर्थक्वेक्स ऑल्सो। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द कॉजेस ऑफ अर्थक्वेक्स। ओके, इसके बाद आते हैं हम इस डायग्राम से समझ लेते हैं टेक्टोनिक प्लेट के लिए, बिकॉज आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट। तो अगर यहां पे ही आपको दो प्लेट्स दिख रही हैं, तो अगर दो प्लेट्स, एक प्लेट नीचे की तरफ जा रही है, एक प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये प्लेट वहीं की वहीं है, ये प्लेट नीचे डिप कर रही है, मूव कर रही है, इसको नॉर्मल फॉल्टिंग कहा जाता है, और इस तरीके से आपका एक अर्थक्वेक हो सकता है। दूसरा है कि ये पर्टिकुलर जो आपकी प्लेट है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, ये अपने पोजीशन पे है, तो इस तरीके से एक अर्थक्वेक कॉज हो सकता है। एंड दो पर्टिकुलर जो आपके टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो साइड बाय साइड, इधर मूव कर रहा है, एक इधर मूव कर रहा है, जिससे भी आपका हो सकता है, इसको स्ट्राइक स्लिप फॉल्टिंग कहा जाता है। सो दीज आर थ्री मेजर काइंड्स ऑफ टेक्टोनिक शिफ्ट जिस वजह से आपका अर्थक्वेक कॉज होता है। ओके, अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? सो आई एम श्योर आपके नेचुरल डिजास्टर की क्लासेस में, एनवायरमेंट की क्लासेस में आपने ये स्कूल में भी ये सब पढ़ा होगा। सो आई एम श्योर यू आर अवेयर ऑफ द रिक्टर स्केल, जो आजकल भी, आज भी हम इसी को ही यूज करते हैं, और ये मेजरली मैग्नीट्यूड उसका मेजर करता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या उसका लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन था उसको मेजर करता है। बेसिकली एनर्जी क्या रिलीज हुई है ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, इसको मेजर करा जाता है थ्रू अ रिक्टर स्केल। सबसे कॉमन जो आपका यूटिलाइज किया जाता है, इट इज द रिक्टर स्केल ओनली, और ये लॉगरिथमिक स्केल पे होता है, इसीलिए बिकॉज लॉग के बेसिस पे इसको कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए जो नेक्स्ट लेवल, जो भी नेक्स्ट लेवल ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, जैसे एग्जांपल के लिए 6th मैग्नीट्यूड है एज कंपेयर टू अ मैग्नीट्यूड 5 अर्थक्वेक, वो 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होगा, और मैग्नीट्यूड 7 जो होगा वो 6 का 10 टाइम्स होगा और 5 का 100 टाइम्स होगा।
100 टाइम्स होगा और 4 का 1000 टाइम्स होगा, 3 का 10,000 टाइम्स होगा और 2 का 1 लाख टाइम्स होगा। मतलब आप सोचिए कि मैग्नीट्यूड कितना जल्दी उसमें इंक्रीज हो रहा है। तो ये बिकॉज इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल बेस्ड आपका ये रिक्टर स्केल। सेकेंड इज मॉडिफाइड मर्सली स्केल, और ये इंटेंसिटी मेजर करता है। सो यहां पे तो मैं एनर्जी मेजर कर रहा हूं कि अर्थक्वेक से एनर्जी कितनी जनरेट हुई है, बट यहां मैं मर्सली स्केल के अंदर में मैं इंटेंसिटी की एक्चुअल में उसने क्या डैमेज कॉज किया है उसको यहां पे मेजर कर रहा हूं। ओके, सो रिमेंबर दिस कि ये जो आपका मर्सेली स्केल है ये इंपैक्ट को मेजर करता है कि उससे डिस्ट्रक्शन क्या हुआ। सो लेट्स से कि एक हो सकता है एक मैग्नीट्यूड 9 का यहां पे अर्थक्वेक आ गया, बहुत रेयर होता है, बट लेट्स से एक मैग्नीट्यूड 9 का यहां पे एक अर्थक्वेक आया है, बट उससे कोई भी उसमें इंपैक्ट ऑन पीपल नहीं हुआ, एकदम एक रिमोट एरिया में हुआ है जहां से कोई भी डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं हुआ है। तो मॉडिफाइड मर्सली स्केल के अंदर में उसका स्केल वुड बी वेरी लो, 1 होगा, 2 होगा, इट मस्ट बी वेरी लो, बिकॉज उसका इंपैक्ट ऑन पीपल एंड बिल्डिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कम है। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर इंटेंसिटी स्केल होता है इसको हम अर्थक्वेक के लेवल को मेजर करने के लिए यूज नहीं करते। दिस इज मेजरली यूज बाय इंश्योरेंस कंपनी। बहुत सारे इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई अर्थक्वेक रिलेटेड क्लेम लेकर आता है तो अगर वहां पे वो कवर्ड है, यूजुअली कवर्ड नहीं होता है एक्ट ऑफ गॉड, बट अगर अर्थक्वेक के लिए आपने बिल्डिंग को इंश्योर कराया हुआ है तो वो जो पर्टिकुलर उसका मेजरमेंट करते हैं उनमें जो वो उसमें कंपनसेशन निकालते हैं कि इसमें कितना इसके अंदर में आपको रिटर्न मिलेगा, वो बेस्ड होता है ऑन द रीडिंग्स ऑफ मॉडिफाइड मर्सली स्केल। एंड थर्ड इज मूवमेंट मैग्नीट्यूड स्केल, जो ज्यादा एक्यूरेट है रिक्टर स्केल से और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के लिए इसको भी यूटिलाइज किया जाता है। ओके, तो ये कुछ बेसिक्स था अर्थक्वेक का। मैंने इसमें से वो पॉइंट्स आपके साथ कवर कर रहा हूं मैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। इसके अलावा टाइप्स ऑफ जैसे वेव्स होती हैं, पी वेव्स होती हैं, एस वेव्स होती हैं, ये सब भी आपके एक्चुअल में एग्जाम में आने के चांसेस कम होते हैं। बट इन केस अगर एक और अर्थक्वेक आया, भगवान ना करे आए, बट अगर एक और मेजर अर्थक्वेक कहीं पर आता है और फिर से वापस से न्यूज में आता है तो हम अर्थक्वेक को और भी डिटेल में फिर से कवर कर लेंगे। बट आई बिलीव कि यहाँ पे अर्थक्वेक के बेसिक्स के लिए ये मोर देन इनफ है। बट अभी आपका ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ, आई नो इट्स अ लॉन्ग टॉपिक, बट अभी हमारा एक और पार्ट बचा है विच इज कि जो म्यांमार का जो पर्टिकुलर अर्थक्वेक हुआ है इसके इंपॉर्टेंट की फैक्ट्स क्या हैं और ये अर्थक्वेक के अंदर में ज्योग्राफिक और जियोलॉजिकल कौन कौन से इवेंट्स आपके यहां पे कॉज हुए हैं। तो जो अर्थक्वेक था इसका मैग्नीट्यूड है 7.7। आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका एपिसेंटर था 17.2 किलोमीटर फ्रॉम मांडले इन म्यांमार। मांडले इट्स अ प्लेस इन म्यांमार, इट्स अ सिटी इन म्यांमार, वहां से 17 किलोमीटर था और इसकी डेप्थ थी ओनली 10 किलोमीटर। तो इट वाज अ वेरी शैलो अर्थक्वेक। और अगर यही सेम अर्थक्वेक, सेम लेवल का अर्थक्वेक, सेम एनर्जी अगर जनरेट होती डीपर अर्थक्वेक में तो ये इसकी एनर्जी जो होती वो इसकी हाफ होती, मैग्नीट्यूड इसका हाफ हो गया होता और इतना डिस्ट्रक्शन कॉज नहीं हुआ होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मैग्नीट्यूड 7.7, एपिसेंटर वाज 17.2 किलोमीटर फ्रॉम मांडले एंड डेप्थ वाज 10 किलोमीटर। इट वाज अ शैलो अर्थक्वेक। ओके, अब आते हैं why are shallow earthquakes more destructive? So I'm not going to cover this. In case you want to write it down, you can pause the video and यहां से आप लिख सकते हो। Shallow earthquake usually 70 किलोमीटर की डेप्थ तक के होते हैं और deeper earthquakes की डेप्थ होती है more than 300 किलोमीटर। बट एक एवरेज लेते हैं तो 200 से 150, 200 से 300 किलोमीटर तक के जो आपके earthquakes होते हैं उनको हम deeper earthquakes ही कॉल करते हैं। अब ये जो म्यांमार है, ये म्यांमार में आपके इतने फ्रीक्वेंट earthquake और इतने हैवी earthquake क्यों आते हैं, तो ये हम इस मैप के हेल्प से समझ सकते हैं। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहां पे अगर आप ये मैप देखोगे तो ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है, आई टेक डिफरेंट पेन, ये जो आपको रेड लाइन दिख रही है इसको मैंने ब्लू कर दी है, दिस इज व्हाट अ फॉल्ट लाइन। और यहां पर सबसे ज्यादा आपके मूवमेंट्स होते हैं। यहां पे ही आपका जो हिमालयन, आपकी जो इंडियन प्लेट है और ये जो यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जो है वो यहीं पे कर रही है। और अब आपको ये समझना होगा जो टेक्टोनिक प्लेट होती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि ये जो इंडिया की बॉर्डर है यहां से हो, वो जो टेक्टोनिक प्लेट है उसकी शेप ये है, दिस इज, तो वो अंडर वाटर भी वो प्लेट एग्जिस्ट करती है। और यहां पे जो ये पर्टिकुलर अंडर प्लेट है, जो अंडरग्राउंड प्लेट है आपकी इंडियन प्लेट की, ये यहां पे एक फॉल्ट क्रिएट करती है, यहां पे ये एक फॉल्ट क्रिएट करती है और इस फॉल्ट को नाम दिया गया है सगाइंग फॉल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट नाम हो जाएगा आपके लिए, इट इज सगाइंग फॉल्ट।
ये इंपॉर्टेंट नाम है आपके लिए। इट्स अ प्लेस जिसके बेसिस पे इसको नाम दिया गया है, सगाइंग फॉल्ट है ये। और अगर आप इसकी पिक्चर भी देखोगे तो आप एग्जैक्टली एक प्रॉपर आपको इसमें लाइन दिखेगी, क्योंकि यहां पे एक फॉल्ट, एक डिवीजन क्रिएट हो रहा है। और यहां पे क्या होता है, ये जो पर्टिकुलर प्लेट है, बिकॉज ये ऐसे मूव कर रही है, इधर की प्लेट इधर मूव कर रही है। अगेन ये वाली प्लेट जो है, इंडियन प्लेट जो है, ये इधर मूव कर रही है, इस तरफ मूव कर रही है। आई होप ये विजिबल हो आपको। और इधर वाली जो प्लेट है वो इधर मूव कर रही है। तो इफ यू रिमेंबर, आपका जो स्लिप स्ट्राइक अर्थक्वेक है, इट्स अ टाइप ऑफ अ स्लिप स्ट्राइक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट साइड बाय साइड मूवमेंट कर रही है। यहां पे ये वाली प्लेट ऊपर की तरफ जा रही है, ये वाली प्लेट नीचे की तरफ जा रही है। इस वजह से आपके यहां म्यांमार के अंदर में बहुत फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक आते हैं, बिकॉज जब भी ये थोड़ा बहुत भी मूवमेंट होता है, और वो मूवमेंट इस तरीके से होता है कि वो उसको स्पेस नहीं मिलता एनर्जी को रिलीज होने का, तो वो एनर्जी सरफेस पे आपके पहुंच जाती है। और इस वजह से आपके यहां पे बहुत कॉमन अर्थक्वेक आपके कॉज होते रहते हैं। व्हाट यू कैन डू इज कि अगर आप चाहो तो इस मैप को बना सकते हो। बहुत सिंपल तरीके से मैप बनाया जा सकता है। ये इंडिया हो जाएगा आपका। यहां पे आप ये यूरेशियन प्लेट बना दीजिए। ऐसे एक रफ प्लेट बना लीजिए। यहां पे एक this is the Indian plate, this is the Eurasian plate, और यहां पे आपका हो जाएगा सगाइंग फॉल्ट, सगाइंग फॉल्ट, और यहां पे आपका ये एपिसेंटर। ओके, तो कुछ इस टाइप का आप रफ मैप बना लेंगे। व्हाई आई एम आस्किंग यू टू मेक अ रफ मैप? रफ मैप से ये होता है कि आप अगर उस रफ मैप पे ऊपर अपना डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देते हैं इन सब चीजों का, तो आपको ये इतना सब कुछ याद नहीं करना पड़ता है। आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पेपर आते हैं, तो अगर आपको कीवर्ड्स दिख जाते हैं तो भी आपको वो चीजें याद हो जाती हैं। Okay, so the main reason why there are so many earthquake, it is because कि आपके वहां पे एक सगाइंग फॉल्ट एग्जिस्ट करता है, that is mainly because of the movement of the Indian plate and the Eurasian plate only. Okay? तो ये था आपका रिगार्डिंग द म्यांमार का इशू, म्यांमार में जो आपका हुआ है। आई नो बहुत लंबा हो गया पहला ही टॉपिक आपका, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको पता भी होना चाहिए। क्लैट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, पैसेज बेस्ड आपके क्वेश्चंस आते हैं, टॉपिक बेस्ड आपके वहां पे क्वेश्चंस आते हैं जीके में भी, यानी कि एक टॉपिक के ऊपर पे ही 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा टॉपिक बन चुका है, तो इसके ऊपर पे बहुत अच्छे क्वेश्चन बनने के यहाँ पे आपका स्कोप बढ़ जाता है। तो चांसेस इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के बहुत हैं। तो और मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछे, प्लीज ट्राई टू आंसर those questions also. Okay, next न्यूज पे मूव करते हैं। फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी एंड सिविलाइज सोसाइटी, सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ पे फ्री स्पीच को लेके कई दिन से ये पर्टिकुलर चल रहा है। पहले कॉमेडियन कुणाल कामरा का इशू चल रहा था, उसको भी आज हम कवर करेंगे, बट उसका अलग एस्पेक्ट हम यहाँ पे कवर करेंगे नेक्स्ट न्यूज के अंदर में। बट फ्री स्पीच जो है उसको लेकर बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो एक्शन ले रही है, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है अब यहाँ पे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पे स्टेटमेंट, यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस करना, स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, ऑब्जर्वेशन देना उसने स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पर्टिकुलर ये पर्सन है इमरान प्रतापगढ़ी, जिन्होंने एक पोयम लिखी थी, और इस पोयम को यहाँ पे गुजरात की पुलिस ने बोला कि ये जो है आपकी वायलेंस कॉज कर सकते हैं, और इस बेसिस पे उनके अगेंस्ट में केसेस फाइल करे। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला है, फ्री स्पीच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हेल्दी एंड सिविलाइज सोसाइटी, फ्री स्पीच इज वेरी नेसेसरी फॉर अ हेल्दी डेमोक्रेसी, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करो इवन इफ द गवर्नमेंट डज नॉट लाइक व्हाट इज बीइंग सेड। तो यहां पे आपकी सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत टाइम से सुप्रीम कोर्ट भी ऑब्जर्व कर रहा था कि फ्री स्पीच के अगेंस्ट में आपकी गवर्नमेंट है जो बहुत एक्शंस ले रही है, इस तरीके से अननेसेसरी उसको वहां पे सेंसरशिप वहां पे इंपोज कर रही है। तो अब जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहां पे प्रोवाइड कर रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई इस तरह से गवर्नमेंट को कुछ भी बोलता है, इस टाइप से कुछ भी ऑब्जर्वेशन करता है, तो वो कहीं ना कहीं लॉ के अंदर पे या लॉ के बेसिस पे ही करे जाते हैं। एंड यहां पे जब फ्री स्पीच की बात आती है तो आपका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आ जाता है आर्टिकल 19(1)(a ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 19(1)(a है वो आप सबको, सारे इंडियन सिटीजन्स को एक फंडामेंटल राइट देता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी बोलने की, अपनी को अभिव्यक्ति की आजादी देता है। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इसको पहले ही बोला है कि इट इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये एक पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है और इसको प्रोटेक्ट करना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर आपका राइट है, इट इज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि आपकी जो गवर्नमेंट है इसको वॉयलेट नहीं कर सकती है अनलेस आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ही कुछ प्रोविजंस हो। फॉर एग्जांपल 19(1)(a) में अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर गवर्नमेंट इसको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं अगर लिखा है तो उस बेसिस पे आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। अब मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं, बिकॉज 19(1)(a) में जो आपका फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये एब्सोल्यूट नहीं है। रिमेंबर दिस कि ये एक एब्सोल्यूट राइट नहीं है, इसके ऊपर पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं, हर कोई से नहीं, आर्बिट्री नहीं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। तो इन रिस्ट्रिक्शन के बेसिस पे अगर गवर्नमेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट को या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ऑन द अदर हैंड यू हैव आर्टिकल 21 जो आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी देता है, बट उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई स्पेसिफिक ग्राउंड मेंशन नहीं, अपार्ट फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, अकॉर्डिंग टू प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो अगर उस बेसिस पे ही आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो किसी पर्सन की, अगर आप लाइफ लेना चाहते हो, किसी पर्सन की पर्सनल लिबर्टी को रोकना चाहते हो, उसको आप वहां पे कैद करना चाहते हो, तो आपको एज पर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना पड़ेगा। तो सिमिलरली यहां पे अगर आप किसी पर्सन के अगेंस्ट में एक्शन लेना चाहते हो एज पर सुप्रीम कोर्ट, तो आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं ग्राउंड्स पे ले सकते हो जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, एंड ऑल ऑफ दोस ग्राउंड्स आर मेंशन्ड इन आर्टिकल 19 क्लॉज 2। 19 क्लॉज 2 के अंदर में आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन किन किन ग्राउंड्स पे रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है रीजनेबली, वो प्रोवाइडेड है। फॉर एग्जांपल द ग्राउंड्स आर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो कोई पर्सन ऐसा स्पीच दे रहा है, कुछ ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे इंडिया की सॉवरेनिटी या इंटीग्रिटी को यहां पे कुछ डेंजर हो, तो गवर्नमेंट या पार्लियामेंट लॉ बना सकती है और उस बेसिस पे कंट्री इस टाइप के स्पीचेस को यहां पे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और आपका जो आईटी एक्ट है, आपका जो आईपीसी है, ये सब इस टाइप के हेट स्पीचेस को, इस टाइप के स्पीचेस को आपका रोकता भी है। सेकेंड इज सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। कोई ऐसी स्पीच जो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को डेंजर पहुंचाए, वो भी गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है रीजनेबली। थर्ड इज फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स। तो हमारी कोई कंट्री जिसके साथ हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, उसके साथ में भी अगर आपका कोई ऐसे कर रहा है, उससे हमारे रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसकी स्पीच की वजह से, तो भी रीजनेबली रिस्ट्रिक्ट करे जा सकते हैं। अब यहां पे ये आज के टाइम में 21st सेंचुरी में बहुत अटपटा लगता है, बट जब इसको हमने 1951 के अंदर में हमने जब इनकॉर्पोरेट करा था, उस टाइम में भी नेहरू जी जो थे वो इसको जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। फॉर एग्जाम्पल कि व्हाट डू यू थिंक कि पाकिस्तान क्या आपकी फ्रेंडली कंट्री है या इट्स एन एनिमी कंट्री? आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि जो स्पीच दी जा रही है वो एक फ्रेंडली कंट्री के अगेंस्ट है या एनिमी कंट्री? बिकॉज अगर मैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से देखूं तो एनिमी कंट्री वो कंट्री होती है जिसके साथ आप वॉर पे हो। तो करंटली पाकिस्तान भी आपकी एक फ्रेंडली कंट्री है, इट्स अ फॉरेन कंट्री जिसके साथ आपके फ्रेंडली रिलेशंस हैं। तो यहां पे अगर आप पाकिस्तान के अगेंस्ट में कोई स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हो तो क्या आपकी भी स्पीच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? दिस वुड बी द क्वेश्चन। आगे मूव करें, अगर आपकी स्पीच से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है, आपकी स्पीच इनडिसेंट है या इमोरल है, आपकी जो स्पीच है वो डेफेमेशन करती है, किसी को यहां पे बदनाम करती है, या कोर्ट का कंटेंट यानी कि कोर्ट की अवमानना करती है, या फिर किसी को ऑफेंस के लिए उकसाती है, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस करती है, तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं आपके जिस बेसिस पे जो गवर्नमेंट होती है, आपकी जो पार्लियामेंट होती है, वो लॉ बना के आपके फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये रीजनेबल होने चाहिए। These restrictions should be reasonable and not oppressive as has been the case in this particular case as per the Supreme Court। तो आप रीजनेबल जब तक ग्राउंड्स रहेंगे तब तक ठीक है, अगर वो ऑप्रेसिव हो जाते हैं तो फिर आपके वो ग्राउंड सही नहीं। और इसी बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में, दिस केस नेम इज इमरान प्रतापगढ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस पर्टिकुलर केस के अंदर में कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेयर रिसाइटल ऑफ अ पोएम कैन नॉट इंसाइट एनिमोसिटी और हेट्रेड, कि यहाँ पे सिर्फ पोएम को रिसाइट करने से कुछ एनिमोसिटी या यहाँ पे हेट्रेड जनरेट नहीं होती है, सो दिस इज नॉट प्रॉपर। सेकंड इज फ्री स्पीच इज फंडामेंटल टू डेमोक्रेसी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इवन इफ द मेजॉरिटी डिसलाइक सर्टेन व्यूज। अगर मेजॉरिटी को, जो गवर्नमेंट है उसको अगर वो पर्टिकुलर व्यूज भी पसंद नहीं आते, तो भी आप फ्री स्पीच को इस तरीके से सेंसर नहीं कर सकते हो। थर्ड इज स्टेट शुड नॉट मिसयूज इट्स पावर टू सप्रेस ओपिनियंस और फेवर दोज फीलिंग्स इनसिक्योर। तो जस्ट बिकॉज किसी को इनसिक्योर फील हो रहा है तो इस बेसिस पे आप उनके ओपिनियंस को सप्रेस नहीं कर सकते हो। एंड लॉ एनफोर्समेंट शुड अप्लाई स्टैंडर्ड्स ऑफ स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंडिविजुअल्स बिफोर क्रिमिनलाइजिंग स्पीच। तो यहां पे ये पर्टिकुलर पॉइंट लीगल रीजनिंग के लिए आपके लिए बहुत काम का है कि अगर कहीं पर भी आपको ये देखना है कि ये पर्टिकुलर स्पीच जो है वो आपकी
किसी पर्टिकुलर ग्राउंड में फॉल करती है नहीं करती है, तो आप किसी ऐसे पर्सन की तरह नहीं, या जो आपकी पुलिस है उसको एक हल्के पर्सन की तरह नहीं सोचना है, समवन हु इज स्ट्रांग माइंडेड, जो इतना इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होता है। मतलब आप एक मैच्योर इंडिविजुअल की तरह सोचिए और उस तरीके से आप आइडिया लगाइए कि ये जो पर्टिकुलर स्पीच है विल इट अमाउंट टू हेट स्पीच, क्या इस तरीके से एनिमोसिटी और हेट्रेड हो सकती है। इट्स नॉट लाइक समवन जो बहुत इजीली ट्रिगर हो जाता है, आप उस तरीके से सोचिए। तो ये एक स्टैंडर्ड है जो यहां इस केस में आपके सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा है। रिमेंबर दिस पर्टिकुलर पॉइंट फॉर योर just remember this particular point for your exam, for your legal reasoning section. Okay, next is criticism does not amount to a threat to national security or public order. तो always government आपकी जो सुप्रीम कोर्ट इट has been very clear कि आप गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज करते हो, पॉलिसीज को अगर क्रिटिसाइज करते हो, it does not amount to a threat to national security or public order. और यहां पे मैंने आपको कुछ केस लॉस भी बताए, सेम पर्टिकुलर चीज जो मैंने आपको जस्ट बताई है वो इन केस लॉस में मेंशन है। यू कैन पॉज द वीडियो और इसको आप रीड कर सकते हैं। इफ यू फाइंड समथिंग इंपॉर्टेंट तो आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। माय ओपिनियन वुड बी कि आप श्रेया सिंघल केस जो है वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज सेक्शन 66A जो है इसको इसने स्टक डाउन कर दिया था बिकॉज वो अननेसेसरी सेंसरशिप की पावर प्रोवाइड कर रहा था गवर्नमेंट को। यहां पे सबसे फेमस केस रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, जिसमें आपके सुप्रीम कोर्ट ने इसको फ्री स्पीच को डेमोक्रेटिक फ्रीडम का, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का फाउंडेशन माना था। एस रंगराजन वर्सेस पी जगजीवन राम, जहां पर भी आपकी सोसाइटी में कितना इंपॉर्टेंट है आपकी फ्री स्पीच का होना, उसको लेकर यहां पे स्टेटमेंट दिया गया था। एंड अ वेरी रीसेंट जजमेंट प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला गया कि जो हेट स्पीच के लॉज हैं उनको मिसयूज नहीं करना चाहिए। और जो ये प्रताप इमामगढ़ी वाला जो केस है इसके अंदर में भी हेट स्पीच लॉज को ही कहीं ना कहीं मिसयूज करा गया और इस पर्टिकुलर जजमेंट में भी इस पर्टिकुलर केस को यहां पे कोट किया गया है। ओके, सो दिस वाज द केस। अब नेक्स्ट न्यूज पे हम फॉलो करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आपके जो कुणाल कामरा वाला केस है उससे डील करती है, बट हम फ्री स्पीच वाला पार्ट हम इसमें पहले कर चुके हैं, इसलिए हम इसके अंदर में अब जो बेल वाला पार्ट है, बिकॉज अभी अभी कुणाल कामरा ने मद्रास हाई कोर्ट में यहाँ पे एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई किया गया था और वो पर्टिकुलर बेल उनको प्रोवाइड कर दी गई है ऑन सर्टेन कंडीशन। तो यहाँ पे हम फ्री स्पीच के को डिस्कस नहीं कर रहे हैं बिकॉज हम वो पहले कर चुके हैं। हम यहाँ पे एक और कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं विच इज द कंसेप्ट ऑफ बेल। आई एम नो आपने लीगल में भी पढ़ा होगा, तो एक ये रिवीजन भी आपके लिए हो जाएगा। और आप यहां पे ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के बेल्स होती हैं, किस तरीके से बेल प्रोवाइड करी जाती है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज बेल? तो बेल में आप ये समझिए कि कोर्ट यहां पे कोई जजमेंट नहीं दे रहा है कि ये पर्सन गिल्टी है या नॉट गिल्टी है, या फिर बेल का मतलब ये नहीं है कि कोर्ट का जो यहां पर पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये पर्टिकुलर पर्सन शायद नॉन गिल्टी, इसको फंसाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। कोर्ट कुछ भी जजमेंट नहीं दे रहा है। इट इज बेसिकली अ टेम्पररी रिलीज ऑफ एन एक्यूज्ड पर्सन। अगर कोई पर्सन एक्यूज्ड है और अगर वो कस्टडी में है, पुलिस कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में है, तो नॉट इन जुडिशियल कस्टडी, पुलिस कस्टडी में है, तो वहां पे उसको बेल प्रोवाइड कर दी जाती है। तो जब तक आपको कन्विक्ट नहीं किया गया है, जब तक कोर्ट ने जजमेंट नहीं दिया है, आपका ट्रायल प्रोसेस स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, उससे पहले का प्रोसेस अगर चल रहा है, तो आपको यहां पे बेल प्रोवाइड करी जा सकती है। एंड यूजुअली इसमें कंडीशन ये लगाई जाती है मोस्ट केसेस के अंदर में कि जब भी आपको कोर्ट बुलाएगा, जब भी आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बुलाएगी, यू वुड बी प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आप कोर्ट में बुलाया जाए तो कोर्ट में आप आ जाने चाहिए, पुलिस आपको बुलाए तो पुलिस में आ जाना चाहिए। एंड यूजुअली कंडीशन ये होती है कि यू शुड नॉट बी अ फ्लाई अवे रिस्क, की मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको अगर बेल पे छोड़ा तो आप यहां से भगोड़े हो जाए, आप यहां से भाग जाएं। तो ये 3-4 कंडीशंस होती हैं जो करी जाती है। एंड यूजुअली बेल इसलिए प्रोवाइड करी जाती है बिकॉज यस यहां पे एक लीगल प्रोसीजर इनिशिएट हुआ है, बट एट द सेम टाइम जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी पर्सनल लिबर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, आपका जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो एक बेसिक प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वो है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। कि हर कोई निर्दोष है जब तक उसे दोषी करार नहीं दिया जाता। यानी कि लेट से ये पर्टिकुलर प्रोसेस में अगर मैं किसी को जेल में रखता हूं, लेट से कि वो ट्रायल का प्रोसेस 2 साल तक चलता है और वो पर्सन जेल में है और बाद में वो पर्सन नॉट गिल्टी पाया जाता है, तो यानी कि मैंने 2 साल तक उस पर्सन की पर्सनल लिबर्टी जो है, जो उसका फंडामेंटल राइट है, उसको वायलेट किया। इस वजह से इस पर्टिकुलर चीज को इंश्योर करने के लिए कि उसकी पर्सनल लिबर्टी जो है वो अननेसेसरी यहां पे वायलेट ना हो, हम एक बैलेंस क्रिएट करते हैं
हैं और जो पर्सन एक्यूज होते हैं, अगर आपके ग्राउंड्स उसके फेवर में दिख रहे होते हैं तो यहां पे उसको बेल इजीली ग्रांट कर दी जाती है। ओके, सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज बेल। अब बहुत टाइप की बेल्स हो सकती हैं। अब हम यहां पे कुछ बेसिक बेल जो इंडिया में होती हैं, जैसे सबसे सिंपल हो जाएगी आपकी रेगुलर बेल। तो यहां पे अगर कोई भी केस फाइल होता है तो यहां पे पर्टिकुलर पर्सन चाहे तो अरेस्ट होने के बाद, अरेस्ट अगर हो चुका है तो उसके बाद वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। तो ये सेक्शन 479 481 में दी जाती है ऑफ बीएनएसएस। फिर से आपको ये काम जरूर फिर से करना है। बीएनएसएस का मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए। अब आप कहेंगे सर आप हर बार ही पूछते हैं, मैं इसलिए ही पूछ रहा हूं क्योंकि मैं इतने बार पूछने के बाद भी देखता हूं कि आज भी स्टूडेंट्स गलत आंसर देते हैं एंड मोर ओवर बहुत सारे नए स्टूडेंट्स हमारे साथ हर बार जुड़ते हैं। सो फॉर देम प्लीज राइट डाउन, ट्राई टू फाइंड आउट, जिनको नहीं पता है ट्राई टू फाइंड आउट बीएनएसएस और बीएसए इनके फुल फॉर्म क्या है और इनका डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन क्या है, ये ट्राई टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दिस। तो इस पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर में आपका रेगुलर बेल का प्रोविजन है जो आपको प्रोवाइड कर दी जाती है ड्यूरिंग द ट्रायल प्रोसेस। ओके, सीआरपीसी के सेक्शन थे 437 439, अब 479 481 है। अगेन कई लोगों को लगेगा कि सर ये क्या बोल रहे हो, बट सेक्शन जो होते हैं वो आपके नहीं पूछे जाते हैं सीआरपीसी इन सब के। तो प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन रिमेंबरिंग दिस सेक्शन, एटलीस्ट अभी मत करिए। सितंबर अक्टूबर में हम फिर से सोचेंगे कि हमें याद करने चाहिए नहीं करने चाहिए, बट एज ऑफ नाउ आज तक तो क्लैट एलेट में आपके ये क्वेश्चंस नहीं पूछे गए। एनीवे आगे मूव करता है इंटरिम बेल। इंटरिम बेल जो होती है टेम्पररी रिलीफ मिलता है बिफोर फाइनल बेल। तो आपका जो इंटरिम बेल होता है यूजुअली जो पर्टिकुलर कोर्ट है जिसमें आपको जाना चाहिए, अगर आप वहां नहीं जाते हो और सामने वाले कोर्ट को डाउट होता है कि इज इट द प्रॉपर फॉरम जहां पे बेल मिलेगी, तो उस पर्टिकुलर केस में भी आप सोचिए कि पर्सनल लिबर्टी को हम कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं कि अगर कोर्ट को डाउट भी होता है कि आई एम नॉट द प्रॉपर फॉरम, उस केस में भी वो इंटरिम बेल प्रोवाइड कर देता है जब तक फाइनल बेल डिसाइड नहीं होती है। तो फाइनल बेल डिसाइड हो जाएगी तब तक के लिए इंटरिम बेल होती है। इसी की तरह थर्ड टाइप की एक बेल होती है विच इज एंटिसिपेटरी बेल, जो इस बेल के अंदर में आपको इस पर्टिकुलर केस के अंदर में उन्होंने आस्क करी है। तो यहां पे एंटिसिपेटरी बेल यानी आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि शायद आपको अरेस्ट किया जा सकता है, तो उस पर्टिकुलर केस में आप एंटिसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हो। 482 सेक्शन के अंदर में ये पर्टिकुलर प्रोविजन प्रोवाइडेड है कि उसको लग रहा है कि उसे अरेस्ट किया जा सकता है तो पहले से एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है। सो इन केस अगर पुलिस उसे अरेस्ट करने आएगी तो वो एंटिसिपेटरी बेल के बेसिस पे उसे पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी। ओके, एंड फोर्थ इज योर डिफॉल्ट बेल। ये कम लोगों को पता होता है बट एक डिफॉल्ट बेल भी होती है। एंड व्हाट इज डिफॉल्ट बेल? सो इन केस बिकॉज ऑफ डिले इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और आपको पता है कि हमारे कितना ज्यादा डिले होता है, आपका एक डिफॉल्ट बेल का भी प्रोविजन है विच बेसिकली सेज कि अगर पुलिस जो है वो चार्जशीट को फाइल नहीं करती है इन द गिवन टाइम पीरियड, जैसे 60 डेज होता है माइनर ऑफेंसेस के लिए, 90 डेज का टाइम पीरियड मिलता है आपके सीरियस ऑफेंसेस के लिए, तो अगर उतने टाइम में फाइल नहीं किया जाता है तो यहां पे डिफॉल्ट बेल जो होती है वो प्रोवाइड करी जा सकती है। अब प्रोसेस क्या होता है? तो यूजुअली चाहे रेगुलर हो, एंटिसिपेटरी हो, इंटरिम हो, इन सब केसेस के अंदर में इट इज यूजुअली द मजिस्ट्रेट और द सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट मजिस्ट्रेट के पास में ये बेल्स करने की पावर होती है। बट जो एंटिसिपेटरी बेल होती है इसके लिए आप सेशन कोर्ट में भी अप्लाई कर सकते हो, हाई कोर्ट में भी। रिमेंबर हर जगह में आप हायर कोर्ट्स में जा सकते हो बट यूजुअली इट्स प्रेफरेबल कि आप लोअर कोर्ट्स में जाइए। और एंटिसिपेटरी बेल जो होती है वो सेशन कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास स्पेसिफिकली आपके बीएनएसएस पहले सीआरपीसी में स्पेसिफिक पावर इसके अंदर में प्रोवाइडेड है। ओके, एंड यूजुअली कंडीशंस क्या होती हैं? तो पहली चीज तो ये समझिए कि आपके सीआरपीसी के अंदर में या किसी और लॉ के अंदर में बेल की क्या कंडीशंस होंगी वो नहीं लिखी हुई है। रिमेंबर दिस, ना तो कहीं लॉ में प्रोवाइडेड है, नॉट गिवन इन लॉ, और नॉट गिवन बाय कोर्ट्स ऑल्सो, तो कोई फिक्स कंडीशंस प्रोवाइडेड नहीं है। बेल जो होती है उसकी जो कंडीशंस होती है, डू नॉट थिंक कि बेल डिस्क्रिशनरी नहीं होती है कोर्ट की, बट बेल की जो कंडीशंस होती हैं वो डिस्क्रिशनरी होती है। ओके, सो बेल की जो कंडीशंस होंगी वो कोर्ट डिसाइड करता है, और अगर आप कंडीशंस को ब्रेक करते हो, वायलेट करते हो, तो आपकी जो बेल होती है वो कैंसिल हो जाती है और आपको पुलिस जो है वापस अपनी कस्टडी में ले लेती है। बट यूजुअली क्या कंडीशंस होती है, जैसे एग्जांपल है ये, डू नॉट थिंक कि यही होती है। जैसे कुणाल कामरा केस में बेल
बेल बॉन्ड्स भराए गए थे, किस लोगों से श्योरिटी मांगी गई थी कि इनकेस ये पर्सन प्रेजेंट नहीं होता है तो आपकी श्योरिटी जो है उसको यहां पे आपका टेक ओवर आपका कोर्ट कर लेगा। सेकंड इज अक्यूज मस्ट अपीयर बिफोर द कोर्ट ऑन डेजिग्नेटेड डेट्स, कि आपको आना है। थर्ड इज अक्यूज मस्ट नॉट टेम्पर विद एविडेंस। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोर्ट को ये लगता है कि ये जो एक्यूज है ये पावरफुल है, ये एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन है और यहां पे ये एविडेंस को टेम्पर कर सकता है बाहर निकल के, या विटनेसेस को इन्फ्लुएंस कर सकता है, तो उस सिचुएशन में बेल को रिजेक्ट भी कर दिया जाता है एंड कई बार जो बेल होती है उसको कैंसिल भी कर दिया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंटली कि एक्यूज मस्ट नॉट लीव द कंट्री विदाउट प्रायर परमिशन। सो रिमेंबर दिस कि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर आप बेल पे हो तो आप बाहर नहीं जा सकते हो। यू कैन गो आउटसाइड कंट्री ऑल्सो। लेट्स से कोई मेडिकल इमरजेंसी एंड यू नीड टू गो फॉर लेट्स से अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट आउटसाइड, तो उस पर्टिकुलर केस में यू कैन मूव आउटसाइड इंडिया ऑल्सो बट विद प्रायर परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट। रिमेंबर इट्स अ हाई कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, नॉट फ्रॉम द लोअर कोर्ट इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया। ओके, सो दिस इज द सम कंडीशंस फॉर बेल। फिर कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स हैं जिसमें आपकी कुछ बेसिक बातें कही गई हैं कि फॉर एग्जांपल ये स्टेट ऑफ पंजाब 80 का जो जजमेंट है, एंटीसिपेटरी बेल को यहां पे बोला गया है कि आपको लिबरली देनी चाहिए और इसको प्रिवेंट करना चाहिए, इसका मिसयूज जो है उसको प्रिवेंट करना है हमें। सिद्धार्थ स्टेट ऑफ यूपी में भी यही बोला गया कि अरेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है अगर जो पर्टिकुलर पर्सन एक्यूज है वो कॉपरेट कर रहा है। बेल का प्रोविजन जो है आप तभी चैलेंज कर सकते हो जब आपका जो एक्यूज है वो कॉपरेट नहीं कर रहा हो या फिर उसमें फ्लाई रिस्क हो कि ये पर्सन जो है वो भाग सकता है। सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई, वेरी रिसेंट केस, पर्सनल लिबर्टी शुड नॉट बी वायलेटेड विदाउट ड्यू कॉज एंड बेल शुड बी द नॉर्म एंड नॉट एन एक्सेप्शन। तो बेल जो है वो नॉर्म होना चाहिए, इट्स नॉट बी द एक्सेप्शन, यानी हर केस के अंदर में बेल इजीली प्रोवाइड होनी चाहिए। कोर्ट शुड थिंक अबाउट कि बेल मुझे नहीं देनी है रेदर देन थिंकिंग कि बेल मैं क्यों दूं। बेल तो आपको देनी है, नहीं देने के आपके पास में प्रॉपर रीजंस होने चाहिए। दिस इज व्हाट द कोर्ट हैज सेड इन डिफरेंट जजमेंट्स ऑफ द रिगार्डिंग बेल। ओके, तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में आपके जो एंटिसिपेटरी बेल है वो ग्रांटेड कर दी गई है आपके यहाँ पे ऑन सर्टेन कंडीशन। फॉर एग्जांपल बेल बॉन्ड और श्योरिटीज की यहाँ पे कंडीशन लगाई गई है कुणाल कामरा के अगेंस्ट में। ही हैज बीन आस्क्ड टू अपीयर बिफोर द कोर्ट व्हेनेवर आस्क्ड, ही हैज बीन आस्क्ड टू बेसिकली कोऑपरेट विद द पुलिस आल्सो। दीज आर सम कंडीशन जो यूजुअली कोर्ट आपका इंप्लीमेंट भी करता है। ओके, आगे मूव करते हैं। एक्स कॉर्पोरेशन इज ट्राइंग टू मिसलीड कोर्ट विथ फॉल्स क्लेम सेंटर। तो यहां पे जो एक्स कॉर्पोरेशन है, आई एम श्योर यू आर अवेयर कि एक्स क्या है, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एक्स, तो आप वो बता सकते हैं। तो एक्स जो आपकी एलन मस्क की कंपनी है, उसने आपका कोर्ट के अंदर में, कर्नाटका के कोर्ट के अंदर में उन्होंने केस फाइल करा है कि यहां पे जो गवर्नमेंट है वो कंटेंट को रेगुलेट कर रही है, यहां पे सेंसरशिप कर रही है बाय मिसयूजिंग अ पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 79(3)(D) of IT Act of 2000. However, there is another provision, section 69A, which says कि only in specific cases आप इस तरीके से कंटेंट रिमूवल करा सकते हो रीजनेबल बेसिस के ऊपर पे। और अगेन आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में जो ग्राउंड है, अगर उन बेसिस पे कोई कंटेंट है तभी आप उसको रिस्ट्रिक्ट करा सकते हो, रिमूव करा सकते हो, अदरवाइज नहीं करा सकते हो। बट यहां पे एक्स आर्ग्यू ये कर रही है कि जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है ये 79 क्लॉज 3 क्लॉज डी के अंदर में जो आपका प्रोविजन है उसका मिसयूज कर रही है। अब 79 क्लॉज 3 क्लॉज डी क्या कहता है कि जो सोशल आपकी जो ये इंटरमीडियरीज हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं, फॉर एग्जांपल कि आपने फेसबुक पे कुछ पोस्ट किया, तो आपने कुछ पोस्ट करा और लेट्स से आपने किसी को डिफेम किया, तो यहां पे फेसबुक की क्या रिस्पांसिबिलिटी है? तो सेक्शन 79 जो कहता है वो ये इनको कहता है कि ये जो पर्टिकुलर इंटरमीडियरीज हैं ये इनकी कोई भी रिस्पांसिबिलिटी नहीं है। हाउएवर जो ये क्लॉज 3 क्लॉज डी है वो ये कहता है कि अगर यहां पे गवर्नमेंट या कोर्ट यहां पे उनको बोलता है कि ये पर्टिकुलर कंटेंट आपको रिमूव करना है और अगर आप रिमूव नहीं करते हैं तो आपको ये जो इम्यूनिटी दी हुई है ये रिमूव हो जाएगी और आपके अगेंस्ट में एक्शन लिया जा सकता है। तो यहां पे आपका ये एक्स आर्ग्यू कर रहा है कि 79(3)(D) के अंदर में हमें यहां पे रिक्वेस्ट करी जाती है व्हिच इज बेसिकली अ वायलेशन ऑफ सेक्शन 69A, बिकॉज यहां पे जब वो रिमूवल की हमें रिक्वेस्ट भेज रहे हैं दे आर नॉट स्पेसिफाइंग कि किस वजह से आप इसको रिमूवल करवा रहे हो, और 69A के अंदर में आपको रिमूवल के रीजंस प्रोवाइड करने होते हैं। तो यहां पे कोर्ट ने या सेंटर ने क्या बोला है कोर्ट के अंदर में कि जो एक्स है ये मिसलीड कर रहा है, इट्स अ फॉल्स क्लेम, हमने 79(3)(D) में हम नहीं करते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उनको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो आपका पोस्ट हुआ इसको प्लीज रिमूव कर दीजिए बिकॉज इट डज नॉट फॉलो इंडियन रेगुलेशंस एंड इट इज अप टू देम कि अगर उनको फॉलो करना है या नहीं करना है, तो हम उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं। बट यू ऑल्सो नो दिस कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो किस तरीके से इस तरीके से प्रेशराइज करती है। सो ऑल्दो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ नहीं हो रहा है,
इनडायरेक्टली उनको प्रेशराइज किया जाता है कि इस टाइप के जो आपके पोस्ट हैं, जो यूजुअली गवर्नमेंट को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेट्स से इंडिया को अगर क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको रिमूव करा जाता है। ओके, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इन द न्यूज। तो उस बेसिस पे आपका ये जो पर्टिकुलर केस हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, फिर से हम इस चीज को यहाँ पे गो थ्रू कर रहे हैं एक बार। अब यहाँ पे ये सब चीज हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, मैंने समझा दिया आपको। यहाँ पे एक पोर्टल का नाम और बता देता हूं मैं आपको, सहयोग पोर्टल है। सहयोग पोर्टल है आपका, गवर्नमेंट का ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको बेसिकली कंटेंट रेगुलेशन के लिए ही यहाँ पे फ्रेम किया गया है। सो इन केस आपको अगर कहीं पर भी कोई पोस्ट को रिमूवल की रिक्वेस्ट करनी है तो आप सहयोग पोर्टल के ऊपर पे भी कर सकते हो, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो भी सहयोग पोर्टल के थ्रू ही यहाँ पे जो पर्टिकुलर मीडियाज होती है, जो पर्टिकुलर सोशल मीडियाज होती हैं, उनको यहाँ पे मैसेज सेंड करता है कि प्लीज रिमूव दिस पर्टिकुलर कंटेंट। ओके, सो दिस इज हाउ दिस फंक्शंस। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया अनलाइकली टू गो इन फॉर अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ कट्स। तो कल का अगर आप न्यूज़ चैनल से आपने देखा है तो इट जस्ट समथिंग इन एडिशन टू दैट ओनली, कि कल जो है आपके डोनाल्ड ट्रंप ने 25% टैरिफ्स जो इंपोज कर दिए थे, तो यहाँ पे इंडिया क्या अब उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा। सो इंडिया डिसाइडेड नॉट टू गो फॉर अक्रॉस द बोर्ड टैरिफ कट्स, विच मींस कि हर जगह वो टैरिफ कट्स नहीं करेगा। सो जस्ट टू बेसिकली प्लीज डोनाल्ड ट्रंप एक्सेट्रा। यहाँ पे जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, इट इज ट्राइंग टू फ्रेम अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी एंड इट इज राइट नाउ थिंकिंग कि हमें इस पर्टिकुलर चीज में कैसे टैकल करना है। ओके, सो जस्ट एन अपडेट टू द प्रीवियस न्यूज। तो अगर आपको ये चीज समझनी है तो हमने कल डिटेल में डिस्कस करिए, आप उस पर्टिकुलर न्यूज को फॉलो करिए, पिछले कल का आप डेली न्यूज एनालिसिस वॉच करिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, यूनिवर्सिटीज नेग्लिजेंस लेड टू नेपाल स्टूडेंट्स डेथ, NHRC। सो आपके नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, विच इज देयर एज अ नेम सजेस्ट, इट इज अ कमीशन विच इज देयर टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स इन इंडिया। और यहाँ पे जो एक KIIT यूनिवर्सिटी है आपके उड़ीसा के अंदर में यूनिवर्सिटी है, उसका ये पर्टिकुलर केस है जिसमें एक स्टूडेंट सुसाइड होता है। उसमें NHRC ने यहाँ पे ये अपनी फाइंडिंग प्रोवाइड करी है कि दैट पर्टिकुलर डेथ वाज ड्यू टू द यूनिवर्सिटी नेग्लिजेंस। प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया, उस पर्टिकुलर कंप्लेंट्स को लाइटली लिया गया, इस वजह से यहां पे वो जो पर्टिकुलर सुसाइड केस है वो आपका कॉज हुआ था, एंड यहां पे रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। सो यहां पे प्रॉपर्ली क्रिटिसाइज करा गया है यूनिवर्सिटी ऑफिशियल्स को एंड द पीपल हु आर इन्वॉल्वड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो यहां पे ये तो आपका जो पर्टिकुलर इशू है ये आप खुद से भी रीड कर सकते हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज कि हम NHRC को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो NHRC जो है ये एक ह्यूमन राइट कमीशन है इंडिया का, और ऐसा एक कमीशन होना इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ इंडिया में, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, हर किसी में, इवन जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं आपकी जहां पे डिक्टेटरशिप भी है, वो भी आपके ह्यूमन राइट कमीशंस को क्रिएट तो करती है, वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे ना करें। तो जितनी भी आपके वर्ल्ड के अंदर में कंट्रीज हैं, सबने अपने ह्यूमन राइट्स के कमीशंस बनाए हुए हैं, और ये बनाए इसलिए गए हैं बिकॉज 1993 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, जहां से निकल के आए थे पेरिस प्रिंसिपल्स। तो आपकी जो NHRC है ये भी पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही क्रिएट करी गई है। सो ये भी पेरिस प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही क्रिएट करी हुई ऑर्गेनाइजेशन है इन इंडिया। तो जब इंडिया में हमने NHRC क्रिएट करी, सो NHRC को हमने क्रिएट करा था अंडर अ लॉ, और उस लॉ का नाम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 के हमने इसको क्रिएट करा था, और इट इज बेसिकली अ स्टैट्यूटरी बॉडी, बिकॉज एक स्टैट्यूट के अंदर में क्रिएट करिए तो इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी। इसका मेन काम क्या है? टू सेफगार्ड ह्यूमन राइट्स को सेफगार्ड करना, उसके अंदर में उसकी रिपोर्टिंग करना, उसके अगेंस्ट में एक्शन लेना। दिस इज द मेन जॉब ऑफ दिस पर्टिकुलर बॉडी। मोर ओवर कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी, ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है, उसको इंडिया के अंदर में यहां पे इंप्लीमेंट करना। कंपोजिशन क्या होता है? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इसका चेयरपर्सन कौन हो सकता है? कंपोजिशन मतलब इसके अंदर में कौन कौन मेंबर्स होते हैं? तो चेयरपर्सन होता है अ रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यहां पे एक करेक्शन कर लीजिए, जो चेयरपर्सन होता है इट इज नॉट जस्ट रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो। ओके, इसका अमेंडमेंट करा गया था 2013 या 14 में आई थिंक। वहां पे इस अमेंडमेंट के बाद यहां पे रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज वेल एज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, दोनों के दोनों आपके यहां पे चेयरपर्सन बन सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट पॉइंट, चेयरपर्सन।
इसके अलावा मेंबर्स कौन कौन होते हैं? सो देयर इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जो इसके मेंबर हो सकते हैं, अ रिटायर्ड हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, सो रिमेंबर दिस कि जो चीफ जस्टिस है रिटायर्ड हाई कोर्ट का वो बन सकता है, नॉट अ हाई कोर्ट जज। 3 मेंबर्स विद एक्सपीरियंस इन ह्यूमन राइट इश्यूज, तो 3 मेंबर ऐसे होने चाहिए जिनका लॉन्ग एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट इश्यूज में। इसके अलावा कुछ इसमें एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। अब एक्स ऑफिशियो मेंबर्स कौन होते हैं? तो एक्स ऑफिशियो मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो बाय द वर्च्यू ऑफ ऑफिस उस पर्टिकुलर पोजीशन पे हो। तो जितने भी आपके नेशनल कमीशंस हैं माइनॉरिटीज को लेके, विमेंस को लेके, एससी एसटीज को लेके, ओबीसीज को लेके, वो सारे के सारे इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं, यानी कि वो सब भी एनएचआरसी की मीटिंग के अंदर में पार्टिसिपेट करते हैं। Now, next thing is, who was the first chairman of NHRC? So it was Justice रंगनाथ मिश्रा जो आपके फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो he was the first chairman of NHRC। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एक चीज आपकी यहाँ पे रिमूव कर रखी है, which is who is the current chairman, because I want you to answer this, who is the current chairman of NHRC? अभी कुछ टाइम पहले ही उनको यहाँ पे हमने बनाया है करंट चेयरपर्सन को। सो हु इज द करंट चेयरमैन ऑफ एनएचआरसी? ओके, ये है। अब इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स कौन से हैं जिसमें एनएचआरसी अपने आप की अपनी फंक्शनिंग करता है? तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 में। इट इज पार्ट ऑफ यूएन चार्टर ओनली, उसी का ही पार्ट है, बिल ऑफ राइट्स का पार्ट है आपका यूडीएचआर जो है। और ये जो है दिस इज अ मेन पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जो एनएचआरसी फॉलो करती है एज पर पेरिस प्रिंसिपल। सॉरी 93 बोल दिया था मैंने, 1991 है पेरिस प्रिंसिपल जो थे, जो इसकी वर्किंग इट इज इन अकॉर्डेंस विद पेरिस प्रिंसिपल, जिस बेसिस पे जितने भी ह्यूमन राइट कमीशन है वर्ल्ड के जो फंक्शन करते हैं। ओके, व्हाट आर द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ एनएचआरसी? क्या क्या पावर्स एंड फंक्शंस है? सो एनएचआरसी जो है इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी बट इट कैन नॉट इन्फोर्स ए डिसीजन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपकी जो एनएचआरसी है इट्स अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी, क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी यानी कि ये केसेस को इन्वेस्टिगेट भी कर सकती है और ये ऑर्डर भी पास कर सकती है। इट कैन पास ऑर्डर्स ऑल्सो, बट ये जो ऑर्डर्स होते हैं दीज आर रिकमेंडेटरी इन नेचर, ये रिकमेंडेटरी नेचर है, विच मीन्स यहां पे जो भी ये ऑर्डर पास कर रही है वो बेसिकली गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन है कि उनको क्या एक्शन लेना चाहिए और उस बेसिस पे ही यहां पे गवर्नमेंट आपका एक्शन लेती है। तो यहां पे एनएचआरसी जो है वो ह्यूमन राइट के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है, रिकमेंड कर सकती है एक्शन टू गवर्नमेंट कोर्ट्स एजेंसीज, विजिटिंग जेल्स एंड डिटेंशन सेंटर विजिट कर सकती है, बट अगेन यहां पे भी रिकमेंडेशन ही सेंड करी जाएंगी। लॉज एंड पॉलिसीज को रिव्यू कर सकती है और फिर आपकी जो पार्लियामेंट है स्टेट है उसको रिकमेंड कर सकती है। प्रमोटिंग ह्यूमन राइट अवेयरनेस, यस ह्यूमन राइट अवेयरनेस ये अपने आप से कर सकती है। टेकिंग सुओ मोटो कॉग्निजेंस ऑफ ह्यूमन राइट वायलेशन, सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आपकी जो एनएचआरसी है जरूरी नहीं है कि आपको उसमें ह्यूमन राइट्स का केस फाइल करना पड़े, अगर खुद से ही उसको कोई पर्टिकुलर ह्यूमन राइट का वायलेशन पता पड़ता है तो वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकती है और ये केसेस को रेफर भी कर सकती है टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फॉर लीगल एक्शन। सो लेट्स से इसके पास में पावर नहीं, ये सिर्फ रिकमेंड करती है, तो ये केसेस को रेफर भी कर सकती है कि दिस इज अ पर्टिकुलर केस जहां पे ह्यूमन राइट वायलेशन होता है, इट रिक्वायर्स इंटरफेरेंस फ्रॉम द जुडिशरी, फ्रॉम द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से केसेस को भी रेफर कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस आल्सो एनएचआरसी की। एंड एक लिमिटेशन आपको पता ही कि इट्स बेसिकली रिकमेंडेटरी बॉडी, तो इसके पास में कोई भी एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। सो रिकमेंडेशन जो है, रिकमेंडेशन जो बाइंडिंग नहीं होती, अगर गवर्नमेंट माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने। इट कैन नॉट इन्वेस्टिगेट मैटर दैट आर मोर देन अ ईयर ओल्ड। तो आप अगर फाइल करना चाहते हो तो 1 साल पुराने जो केस होते हैं 1 ईयर ओल्ड केसेस तक आप इसमें फाइल कर सकते हो। फिर लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि आप 2020 में कुछ हुआ था, कोविड में कुछ हुआ था, तो उसको आप केस फाइल ह्यूमन राइट्स कमीशन में फाइल नहीं कर सकते हो। दूसरा, नो पावर टू पनिश एंड डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट फॉर इंप्लीमेंटेशन। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली आपका जो एनएचआरसी है इट केम इनटू एग्जिस्टेंस आफ्टर 1993, तो जो पुराने केसेस होते हैं उसको भी ये टेक ओवर नहीं कर सकता है। ओके, आगे मूव करते हैं। रेस्टोरेंट्स कांट इन्फोर्स सर्विस चार्जेस एज पर दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है कि रेस्टोरेंट जो हैं वो सर्विस चार्ज मैंडेटरी यहां पे नहीं क्लेम कर सकते हैं। तो आई एम श्योर यू मस्ट हैव रेड दिस पर्टिकुलर न्यूज और आपने ये चीज एक्सपीरियंस भी करी होगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, किसी कैफे में जाते हैं, वहां पे जब आपके पास में बिल आता है तो पूरे बिल के बाद जीएसटी करने के बाद एक सर्विस चार्ज और लिखा हुआ होता है, एंड इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन फ्रॉम 5% टू 10% टू 20%। और यहां पे कई बार आप उनसे रिक्वेस्ट करते हो कि यू वांट टू रिमूव इट, तो कई बार वो बोल देते हैं कि ये मैंडेटरी है।
और मैं आपको एक दिल्ली का इंसिडेंट बताता हूँ, इट हैपेंड विद मी ऑल्सो। तो वहां पे एक पर्टिकुलर कैफे है, वेरी फेमस कैफे कनॉट प्लेस में, वहां पे मैं गया तो वहां पे बोर्ड लगा हुआ था कि जो सर्विस चार्ज है इट इज मैंडेटरी, कि यहां पे हम 20% सर्विस चार्ज मैंडेटरी करते हैं। अब द इश्यू विद सर्विस चार्जेस कि सर्विस एक्चुअली वो प्रोवाइड कर रहे हैं, बट सर्विस चार्ज में अलग से पे करना चाहता हूं, इट शुड बी माई डिस्क्रिप्शन। What if I did not like their service? Can I penalize them also? कि मैं कह सकता हूं कि नहीं, आपकी सर्विस अच्छी नहीं थी तो मैं आपके सर्विस में जो आप सर्विस का चार्ज लेते हैं उसको मैं अलग से भी पे नहीं करना चाहता हूं। और यहां पे जो आपकी कंज्यूमर कोर्ट है, आपके जो कंज्यूमर अपीलेट अथॉरिटी है, प्लस आपके कोर्ट्स है, उन्होंने पहले बोला हुआ है कि आपकी जो मेनू होती है, आपके जो प्राइजेस होते हैं, उसमें आपका सर्विस चार्ज इंक्लूसिव होना चाहिए, विच मींस आप सर्विस चार्ज अलग से नहीं लेंगे। आप जो वहां पे सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे आप फूड प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो वहां पे आपके जो वेटर्स हैं जो वहां पे सर्विस कर रहे हैं, वो सारे के सारा जो उनका भी खर्चा है वो सब आपके जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स है उसके प्राइजेस में इंक्लूड होना चाहिए। इट शुड नॉट बी आस्क्ड फॉर सेपरेटली। और अगर मैं टिप दे रहा हूं, मैं सर्विस चार्ज दे रहा हूं, इट शुड बी एन ऑप्शनल फॉर मी, इट शुड बी एन ऑप्शन फॉर मी। तो यहां पे बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स थे वो इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को, जो कंज्यूमर गाइडलाइंस थी, उनको फॉलो नहीं कर रहे थे, एंड दे वर एक्चुअली फोर्सिंग द पर्टिकुलर कस्टमर्स टू पे दिस पर्टिकुलर चार्ज। तो अब हाई कोर्ट ने पहले तो यहां पे उनको बोला था कि ठीक है, इट्स अप टू द कंज्यूमर कि अगर वो पे नहीं करना चाहता है या करना चाहता है तो आप कर सकते हैं। अब आपके दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पेसिफिकली बोल दिया है कि रेस्टोरेंट जो है वो इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, विच मींस कि अगर कोई पे करना चाहता है अपने मन से तो वो पे करेगा, आप किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते। तो ये भी नहीं हो सकता है कि आपने बोर्ड लगा दिया है कि यहां पे मैंडेटरी 20% सर्विस चार्ज है और अगर कोई नहीं पे करना चाहता है तो आपके रेस्टोरेंट में नहीं आए, तो आप किसी को एक्सेस भी डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में या किसी होटल में खाना खाना जाते हैं और वहां पे मैंडेटरी सर्विस चार्ज लिखा हुआ भी है, यू कैन एक्चुअली से नो कि आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस सर्विस चार्ज, और आप चाहे तो आप उनके अगेंस्ट में केस तक फाइल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ वायलेशन ऑफ हाई कोर्ट जजमेंट। यस, वो हाई कोर्ट जजमेंट को यहां वायलेट कर रहे हैं और आप उनके अगेंस्ट में केस भी फाइल कर सकते हैं। सो आपके ये जो सारी सिचुएशन थी ये स्टार्ट हुई थी जुलाई 22 के अंदर में, जब गाइडलाइंस आई थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की, जहां पे उन्होंने बोला था कि ऑटोमेटिक सर्विस चार्ज जो है वो आप कलेक्ट नहीं कर सकते हो, इट इज बेस्ड ऑन डिस्क्रिशन। तो आपके जो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट्स हैं वो इसको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं करते थे, तो फाइनली आपका जो सुप्रीम हाई कोर्ट है उसने ये पर्टिकुलर जजमेंट प्रोवाइड कर दिया है कि ये टोटली डिस्क्रिशनरी है उन पर्टिकुलर पर्सन पे जो सर्विस ले रहे हैं कि वो पे करना चाहते हैं या नहीं करते। नेक्स्ट पे आते हैं, सेंटर साइंस 62,700 करोड़ डील्स विद HAL फॉर 156 LCH। और LCH क्या है ये? सो LCH स्टैंड फॉर योर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। LCH जैसे आपका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट होता है LCA, ऐसे ही आपके LCH हैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, जिसका 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर जो है 62,700 करोड़ का सेंटर ने यहाँ पे HAL को, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को प्रोवाइड करा। इट्स अ वन लाइनर ओनली, इसके अंदर में समझाने का कुछ नहीं है, इट्स समथिंग व्हिच मेनी टाइम्स मिस आउट आवर आईज, बट यहां पे लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स का यहां पे डील जो है वो HAL को प्रोवाइड करा गया है। सो इसमें मैं एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट? इंडिया का खुद का इंडिजिनस, खुद का बनाया हुआ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का नाम क्या है? सो आप इसे मेंशन कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में। सो यहां पे अभी जो जस्टिस वर्मा का केस हुआ है आपका दिल्ली के अंदर में, वो अभी तक डाई डाउन नहीं हुआ है, एंड उसके बाद से बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज रेज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल कि जो एसेट्स होते हैं जजेस के, क्या उनको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, और अगर जजेस डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो एक्चुअल में क्या कोई लीगल नॉर्म्स हैं भी या नहीं है जो यहां पे बाउंड करते हैं जजेस को डिस्क्लोज करने के लिए। तो यहां पे यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जो जजेस के एसेट्स होते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के हो, यहां पे कोई भी ऐसा लॉ नहीं है, कोई भी ऐसा लीगल नॉर्म नहीं है जो ये कहता है कि जजेस को जो भी उनके एसेट्स हैं, उनके स्पाउसेस के एसेट्स हैं, उनके डिपेंडेंट्स यानी उनके बच्चों के जो एसेट्स हैं उनको डिस्क्लोज करना है। देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट कि उनको करनी है। तो अगर कोई जजेस हैं जो वॉलंटरी अपना डिस्क्लोज करना चाहते हो तो वो डिस्क्लोज कर सकते हैं, बट अदरवाइज कोई लीगली उनके ऊपर पे इंफोर्समेंट नहीं है, अनलाइक ब्यूरोक्रेट्स एंड योर MPs एंड MLAs। तो आपके जो IAS ऑफिसर्स होते हैं, सिविल
सर्विस ऑफिसर्स होते हैं बेसिकली, एंड प्लस आपके जो स्टेट सर्विस ऑफिसर्स होते हैं, एंड मोर ओवर जो आपके एमपीज होते हैं, एमएलएज होते हैं, पंचायत के अंदर में जो इलेक्शंस करते हैं, वो सबको अपने जो एसेट्स होते हैं उन सबको डिस्क्लोज करना होता है, एंड नॉट जस्ट देयर ओन एसेट्स, उनके जो स्पाउस है, उनके जो डिपेंडेंट्स हैं, उन सबके भी जो एसेट्स हैं वो डिस्क्लोज करने कंपलसरी होते हैं, अदरवाइज आप इलेक्शन तक कंटेस्ट नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड देयर आर दी हाई एंड माइटी जजेस जिनको यहां पे पब्लिक डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, एंड बिकॉज अगर लेट्स से आपको इससे कोई इश्यू है तो आप क्या करोगे, आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करोगे। तो यहां पे जब आप पब्लिक एसेट्स के या उनके एसेट्स को यहां पे डिस्क्लोजर करने के लिए कोई पेटिशन फाइल करते हो तो वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पेटिशन को डिसमिस कर देते हैं। ओके, तो यहां पे जो पर्टिकुलर ओपेकनेस है वो सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ही फॉर्म कर रखी है। अब खुद ही अपने बारे में वो डिसाइड करते हैं कि हम ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, बट ऐसा नहीं है कि बीच बीच में ऐसा नहीं हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने कुछ एक्शन नहीं लिया हो। फॉर एग्जांपल 1997 में आपकी सुप्रीम कोर्ट की बेंचेस ने, सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड करा था जस्टिस जेएस वर्मा में कि जितने भी सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को डिक्लेयर करेंगे, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो सारा का सारा डिस्क्लोजर है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, बट पब्लिक डिस्क्लोजर का यहां पे प्रोविजन नहीं था। तो शुरुआत एक करी गई, जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका यहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास में सारा का सारा उनका जो इन्वेस्टमेंट है, उनके जो एसेट्स हैं वो डिक्लेयर करे जाएंगे, बट पब्लिक को नहीं पता होगा। तो ये किस टाइप का डिस्क्लोजर हुआ? हाउएवर 2009 के अंदर में, बिकॉज ये इशू उस टाइम में रेज हुआ था, तो 2009 के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन लिया कि हम वॉलंटरी सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर देंगे। अब यहां पे इशू क्या है, 2018 तक जो जजेस थे उन्होंने तो डिस्क्लोज करे, वहां तक तो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप सारे जजेस के प्राइवेट एसेट्स को, पब्लिक एसेट्स को वहां पे पब्लिकली वॉच कर सकते थे, उसको आप यहां पे वेरीफाई कर सकते थे, बट उसके बाद करंट जजेस ने नहीं करा, और जो पुराने जजेस थे उनकी भी जितनी भी जो इंफॉर्मेशन थी उसको रिमूव कर दिया गया है। तो यहां पे अगेन यू कैन सी हियर कि यहां पे फिर से आप ओपेकनेस की तरफ जा रहे हो, देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। सो हाउ वुड द पब्लिक वुड जज, या हाउ वुड द पब्लिक ट्रस्ट द जुडिशरी कि जो पर्टिकुलर जज है जिनके पास मैं अपना केस लेके जा रहा हूं ये करप्ट है या नॉन करप्ट है, ये मुझे कैसा पता पड़ेगा, बिकॉज उसकी क्या एसेट्स हैं, उसके क्या इंटरेस्ट है वो मुझे ही पता नहीं है। और 2019 में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जिसमें बोला जजेस के एसेट जो होते हैं वो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती हैं, आर नॉट पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड शुड बी एक्सेसिबल। तो अगर पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है तो आप आरटीआई एक्ट में नहीं पूछ सकते हो, बिकॉज वो पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप आरटीआई एक्ट में पूछ सकते हो। बट यहां पे इश्यू क्या हो रहा है कि आपके जो हाई कोर्ट के जजेस हैं जब वहां पे कोई केस आता है तो उसमें वो डिस्क्लोजर करते ही नहीं है। सो दैट इज अ बिग इश्यू। ओके, तो ये है। बट पब्लिक सर्वेंट्स और एसेट्स की बात करी जाए तो यहां पे आरटीआई एक्ट के अंदर में और एमपीज, एमएलएस को, मिनिस्टर्स को यहां पे डिस्क्लोज करना जरूरी होता है। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन पॉज द वीडियो और इसको आप यहां पे कवर कर सकते हैं। Okay, let's move to the next news. So last news for today, why PIO footballers cannot play in India's national team? तो अभी इंडिया बांग्लादेश का फुटबॉल मैच हुआ था और उसमें बांग्लादेश एक प्लेयर थे जो एक्चुअल में यूरोप से बिलोंग करते हैं एंड स्टिल उनके पास में बांग्लादेश की सिटीजनशिप नहीं थी, फिर भी वो बांग्लादेश की टीम से खेल पाए। बट अनलाइक बांग्लादेश, इंडिया में अगर कोई प्लेयर जो लेट्स से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रहा हो, पहले इंडियन ओरिजिन के उसके पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स रहे हो, या खुद भी हो सकता है इंडियन सिटीजन रहा हो और अब किसी और कंट्री का अगर सिटीजन है, वो इंडिया की टीम से प्ले नहीं कर सकता है। तो इसका कारण क्या है? तो पहले आप समझिए कि ये पीआईओस कौन होते हैं। तो पीआईओ स्टैंड्स फॉर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि या तो वो खुद कभी इंडियन थे, विच मींस कि खुद ने कभी इंडियन सिटीजनशिप रखी थी पहले, या फिर उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जो थे वो इंडियन सिटीजन्स रहे थे, या फिर दे आर मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन। तो ये जो भी पर्सन्स होते हैं इन सबको आप पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड प्रोवाइड करते हो, तो इनको कुछ यहां पे बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर कार्ड होता है या वीजा सर्विस होती है जिसको बोला जाता है ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। अब यहां पे हम ओवरसीज सिटीजन्स तो बोल रहे हैं, बट डू नॉट कंफ्यूज दिस विद अ डुअल सिटीजनशिप, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट जो है वो डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड नहीं करती है। तो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जो होते हैं इट्स बेसिकली आप वीजा प्रोविजन। तो आप जब भी किसी कंट्री में जाते हो आपको कुछ वीजा, उनसे वहां से परमिशन लेनी पड़ती है, उसको वीजा बोला जाता है। तो यहां पे कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं उसे होल्डर्स को विद रिगार्ड टू एजुकेशन एंड प्रॉपर्टी, बट अदरवाइज वो इंडियन सिटीजनशिप होल्ड नहीं करते हैं। और इंडिया के अंदर में स्पोर्ट्स में अगर आपको नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करना है, देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि आपके पास में इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, इंडियन सिटीजनशिप होनी चाहिए, तभी आप उसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस वजह से जो इंडियन आपके जो ओवरसीज
ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होते हैं, वो इंडियन टीम में प्ले नहीं कर सकते। दूसरा यहां पे इशू क्या है, बिकॉज इंडिया की जो रैंकिंग है, फीफा के अंदर में जो रैंकिंग है, इट इज वेरी लो, इट इज 126 ओनली। तो यहां पे एक बेनिफिट मिलता है विच इज बेसिकली इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा। तो अगर लेट से आप किसी यूरोपियन लीग के अंदर, यूरोप में ही सबसे ज्यादा फुटबॉल पॉपुलर है, अगर आप वहां किसी लीग में खेलना चाहते हो, अगर आपके पास में इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा है तो आप खेल सकते हो। बट द इश्यू इज कि ये जो पर्टिकुलर वीजा है, जो हाई रैंकिंग कंट्रीज हैं उन्हीं के ही फुटबॉल प्लेयर्स को मिलता है। यानी कि आप 126 रैंक पे हो तो आपको नहीं मिलेगा। अगर आप टॉप 50 के अंदर में कहीं पे कुछ उस वही पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, टॉप 50 टॉप 80 कंट्रीज में आते हो, तब इट इज पॉसिबल कि आप इंग्लैंड में जाके इस पर्टिकुलर वीजा के बेस पे खेल पाओ। बट बिकॉज इंडिया की रैंकिंग लो है, तो कोई यूरोपियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, यूरोप में रहने वाला या लेट से किसी और कंट्री में रहने वाला, वो इंडिया में आके खेलना भी चाहे, इंडिया से खेलना भी चाहे, तो वो नहीं खेल सकता है, बिकॉज उसको इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन वीजा नहीं मिलेगा यहां पे। एंड मोर ओवर, अगर वो इंडियन सिटीजनशिप ले लेता है तो उसके बाद में उसे यूरोप में वीजा लेने में इश्यूज होते हैं। तो वो सिटीजनशिप ले भी ले, यहां से खेल भी ले, तो फिर उसका जो बाकी का करियर है वो खराब हो जाता है। इस वजह से भी वो लोग विलिंग तो हैं, बट दे कैन नॉट प्ले फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड दैट्स बिकॉज कि यहां पे ये वर्क वीजा का इश्यू रेज होता है। ओके, तो स्टूडेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट न्यूज फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। आई नो आज थोड़ा सा लंबा हो गया है आपका ये पर्टिकुलर पूरा क्या कहते हैं न्यूज एनालिसिस, सिंपली बिकॉज क्या न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थी। स्पेसिफिकली पहली न्यूज जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इसलिए उसको हमने अच्छे से कवर करा है। ठीक है, तो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।